हेलो अस्सलाम वालेकुम। आज का हमारा जो मेन मोटिव है हमारे प्रीमो को कंटिन्यू करने का। चलिए स्टार्ट करते हैं विस्टाक्राफ्ट कंपनी के क्वेश्चन से। सबसे पहले पहले मैंने भी बोला है आपको कि आप क्वेश्चन को पढ़ लें। हो सकता है कुछ क्वेश्चन ऐसे आए जो कि आपके सिर्फ नॉलेज बेस्ड हो। आप पैसेज पढ़ के टाइम जाया करें पहले अपना, उसके बाद आप आंसर करें तो वो आंसर हो जनरल नॉलेज से। अब बाद में आप जब दूसरे क्वेश्चन पे जाएं तो आपका टाइम ज़ाया हो जाता है। तो वो पहले क्वेश्चन पढ़ेंगे, क्या बोलता है, डिस्क्राइब थ्री मैटर्स दैट द ऑडिटर may consider in determining whether a deficiency in internal control is significant। क्या भी करना है इसमें, हमें सिर्फ लिखना है ये भाई कौन से ऐसे तीन सिनेरियोज हो सकते हैं, कौन से ऐसे तीन मैटर हो सकते हैं जो कि ऑडिटर को लगे ये सिग्निफिकेंट है। ठीक है, और सिग्निफिकेंट होंगे तो क्या करेगा, वो कम्युनिकेट करेगा टू डीसीडब्ल्यूजी। तो ये पैसेज से रिलेट नहीं करता है, ये आपकी जनरल नॉलेज से रिलेट करता है। अब मैं कुछ पॉइंट्स लिख रहा हूँ, ये जो कि हमने नोट्स में लिखे हुए, जो कि हमने अपने पढ़े थे पहले भी। तो सबसे पहले द सब्जेक्टिविटी एंड द कॉम्प्लेक्सिटी इन डिटरमाइनिंग एस्टिमेट्स इन अमाउंट्स। जितनी ज्यादा आपने सब्जेक्टिविटी रखी होगी, जितनी ज्यादा आपने ऑब्जेक्ट अपने पास कॉम्प्लेक्सिटी रखी होगी ट्रांजेक्शन के अंदर, उतना ज्यादा सिग्निफिकेंट मैटर बन जाएगा। ठीक है, इसकी थोड़ा सा प्रेजेंट कर देते हैं। द मैटर्स दैट दी ऑडिटर राइट इन आर और डिस्क्राइब। प्रेजेंटेशन का थोड़ा ख्याल रखें। ठीक है, रीजन क्या है इसका कि एग्जामिनर को जानता नहीं है, और एग्जामिनर जो है बेसिकली एक वो चीज समझेगा जो कि आपने लिखी हुई है। वो आपको परसीव इस तरह करेगा जिस तरह आपने लिखा, आपने हैव एसेट में भी लिखा हुआ होगा तो जाहिर है उसको भी लिखेगा कि यार ये चीजें जो है ऑर्गेनाइज वे में नहीं है। मतलब यही है कि वो बच्चा डरा हुआ था, उसको आंसर आ नहीं रहा था एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो इसी तरीके से इवैल्यूएशन होती है चीजों की। तो इवैल्यूएशन के हिसाब से अपने आप को, अपने आंसर को प्रेजेंटेबल बनाए, ताकि जो है सामने वाली जो एग्जामिनिंग पार्टी है वो आपको उस हिसाब से परसीव करे कि यार वेल ऑर्गेनाइज वेल फोकस बनना था, इसको आंसर लिखना आता था। और इसके अलावा जो है इसने जो है सारी चीजें सोची हुई। फिर इसके अलावा क्या हो सकता है, इसके अलावा देखो अगर आपके पास फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के अंदर किसी किस्म की सिग्निफिकेंट रिस्क ऑफ फ्रॉड या डिफिशिएंसीज की एक प्रॉब्लम दिखेगी हमें, तो हम उसको लिखेंगे द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स अमाउंट्स may be exposed to deficiencies। ठीक है, इसके अलावा क्या हो सकता है, इसके अलावा आप ये भी लिख सकते हैं इसके अंदर कि भाई आपके पास कुछ एरियाज ऐसे आएंगे जहां पर आपके पास जो टीम है, जो आपकी टीम ने कंट्रोल्स इम्पोज किए होंगे, एंटिटी ने लगाए होंगे कंट्रोल्स, उन कंट्रोल से कुछ ना कुछ डेफिशिएंसी होगी। ये भी सिग्निफिकेंट मैटर है। ठीक है, तो द कंट्रोल्स माइट बी कैरिंग सिग्निफिकेंट डेफिशिएंसीज। तीन मैटर हो गए, एडिशनल कुछ लिख देते हैं। द लाइक्लीहुड ऑफ deficiencies creating a misstatement, a material mistake in the future financial state। चार पॉइंट्स हो गए। ठीक है, अब आप पॉइंटर्स तो बहुत सारे, मतलब 6 से 8 पॉइंटर्स आपको आराम से मिल जाएंगे अगर आपने नोट्स पर अच्छे तरीके से पढ़े हैं, या फिर आपने जो है
लेक्चर्स नहीं मेरे, तो 6 से 8 पॉइंट्स अपने निकालने का मसले की बात नहीं, 3 पॉइंट्स है। हम एक दो और पॉइंट लिखते हैं। द सब्सेप्टिबिलिटी टू रिस्क ऑफ फ्रॉड इन फाइनेंशियल स्टेटमेंट, या फिर आप एसेट लायबिलिटी लिख दो, कुछ भी आप लिख सकते हैं इसके अंदर। ठीक है। और इसके अंदर आपके पास देखो, अब कोई भी चीज सिग्निफिकेंट कब होगी, जबकि वो मटेरियल होगी। ठीक है। उसकी सब्जेक्टिविटी ज्यादा होगी, उसके अंदर मिसस्टेटमेंट की लाइकलीनेस ज्यादा होगी, जो आपकी वॉल्यूम ऑफ एक्टिविटी है वो बहुत ज्यादा हाई होगी, या बैलेंसेस जो है आपके बहुत ज्यादा हाई होंगे, और डिफिशियंसी से क्या होगा, वो मटेरियल मिसस्टेट हो सकते हैं। तो द वॉल्यूम ऑफ एक्टिविटी इज सिग्निफिकेंटली हाई ड्यू टू विच इवन small deficiency can lead to uh, significant risk of material issue। तो इतने पॉइंट्स मेरे हिसाब से पूरे काफी होने चाहिए कि एक बहुत ब्रीफ से छोटे से आंसर को 3 मार्क्स का है, तो इसमें ज्यादा टाइम लगाना नहीं चाहिए आपको। बढ़ते हैं आगे। अब क्या बोलते हैं भाई, आपको क्या करना है, आइडेंटिफाई करना है 4 डेफिशिएंसीज, उनको, उनके जो डेफिशिएंसीज है उनके कंट्रोल्स एड्रेस करने, और टेस्ट ऑफ कंट्रोल्स करने। ठीक है। तो 4 है और 12 मार्क्स है, मतलब ये है कि आपके 1 मार्क फॉर डेफिशिएंसी, 1 मार्क फॉर रिकमेंडेशन, 1 मार्क फॉर टेस्ट ऑफ कंट्रोल्स पर सिचुएशन। तो इसको ब्रेक डाउन करते हैं, इसको लेके आते हैं 4 डेफिशिएंसीज को। अब ये टाइम सही है आपके पास कि आप अपना जो है पैसेज पढ़ना स्टार्ट करें। अब क्या बोल रहे हैं भैया हमारे पास, मैंने आपको दे दिया है कि ग्लेज्ड विंडोज एंड डोर्स बनाने, ये इनका कंपनी का नाम है कि एक विंडोज और डोर्स बनाते हैं। द कंपनी ईयर एंड 30 सितंबर इनका ईयर एंड है। यू आर ऑडिटर सुपरवाइजर ऑफ कैस्टल कंपनी एंड यू आर इन द प्रोसेस ऑफ गोइंग टू फॉलोइंग इंस्ट्रक्शन इंटरनल कंट्रोल्स। इंटरनल कंट्रोल हम चेक करें। सबसे पहले आ जाए बैंक इन कैश पे। बैंक इन कैश में ये बोलते हैं कि इनके पास जो है वीकली बेसिस पे बैंक पेमेंट है और लिस्ट जनरेट होती है टू सप्लायर्स। द फाइनेंस डायरेक्टर रिव्यूज द टोटल अमाउंट ऑफ द बैंक स्टेटमेंट लिस्ट एंड अथोराइज। सबसे बड़ा मसला कि बैंक जो फाइनेंस डायरेक्टर साहब हैं वो क्या करें, वो ये चीजें, वो क्या करें, पेमेंट को चेक कर रहे हैं, सप्लायर को चेक नहीं कर रहे। मतलब आपको फाइनेंस डायरेक्टर जो है मंथली बेसिस पे पेमेंट लिस्ट जो है चेक करते हैं, लेकिन वो ये नहीं देख रहे कि भाई सामने वाला सप्लायर जो है जिसको आप पैसे दे रहे हो क्या वो सही है या नहीं है। ठीक है। तो ये एक डेफिशिएंसी आ गई। ठीक है, डेफिशिएंसी लिख दिया आपने। डेफिशिएंसी तो भाई एक दफा लिख दी ना आपने, अब क्या करना है, उसको आप समझाना भी कि डेफिशिएंसी क्यों है भाई। मतलब ये है कि फाइनेंस डायरेक्टर साहब ने क्या किया है, पेमेंट लिस्टिंग को चेक कर लिया है, लेकिन और उनके अमाउंट को देखा है, उनके सप्लायर को नहीं देखा। ठीक है। तो यहाँ पर मसला क्या है, अब देखो कंट्रोल डेफिशिएंसी में आपको बोलता है आपको विटामिन की कमी है। अब बोलते हो तो मतलब भाई, तो इससे जो है आपके ये मसले जनरेट होंगे। भाई मसला साथ बताना है, उसके उसका इम्पैक्ट बताना है। अभी आपने कॉपी पेस्ट मारा, अब आप बताएं इसको डेफिशिएंसी क्या है। ये आपका कार्ड है, डेफिशिएंसी से एक्सप्लाइन करते हैं। अच्छा, the finance director only looks at the balances of the payments to be made, and he does not verify the supplier themselves। अब इससे होगा क्या, आपने मसला बता दिया, दिस कुड लीड टू supplier themselves with supporting documents। अब इससे होगा क्या, इससे होगा ये कि भाई आप जो है गलत लोगों को उससे पैसे दे दो, गलत आदमी को पैसे दे दो, या फिर आप फिक्टिशियस सप्लायर को पैसे दे दो। दिस कुड लीड टू रॉन्ग पेमेंट्स
payments to fictitious suppliers and even for people being ठीक है। गलतियां तो वैसे भी हो सकती हैं। अब आपने पहले बताया कंट्रोल का मैं मसला, उसके इसमें बताया आपने पहले पैराग्राफ में से कॉपी किया, उसमें बताया आपने मसला क्या है और मसले का इफेक्ट क्या होगा, तो उन तीनों चीजें बता दी। अब आ जाए हमारे कंट्रोल रिकमेंडेशन पे। अब ये कंट्रोल रिकमेंडेशन का हमारे सबसे रिकमेंड करने से पहले क्या करना है, आपने उसका ऑब्जेक्टिव ढूंढना है। ऑब्जेक्टिव क्या है कि हमने क्या करना है, अपनी पेमेंट सही बंदे को करवानी है। ठीक है, हमें पेमेंट जो सही बंदे को करवानी है, सही अमाउंट से करवानी है, और जो है फिक्टिशियस सप्लाई नहीं होना चाहिए। तो फाइनेंस डायरेक्टर को क्या करना चाहिए, पूरी पेमेंट की लिस्ट को कंपेयर करना चाहिए विद सपोर्टिंग डॉक्यूमेंटेशन। ठीक है, द सप्लायर, द फाइनेंस डायरेक्टर शुड रिव्यू द कंप्लीट listing or the supplier payments। अब लिस्टिंग और सप्लायर पेमेंट्स रिव्यू तो करनी चाहिए, तो बिल्कुल पूरे काम है। और क्या करना चाहिए, इनको करना चाहिए, ही शुड, या पे अलग पॉइंट लिख देते हैं, द फाइनेंस डायरेक्टर should also agree the amounts in the listing with the supporting documentation before authorizing the payments। भाई अगर थर्ड पार्टी की जो आपकी डॉक्यूमेंटेशन आपके पास आए हैं, मैं थर्ड पार्टी मुझे बोल रहा हूँ कि जो डॉक्यूमेंटेशन आई बेसिकली, जिसके तहत आपको पे करना है, आपके इनवॉइसेज आई हुई हैं आपके पास गुड्स रिसीव नोट आए हुए होंगे, उन सब से आप वेरीफाई करो, पीओ आया हुआ होगा, उन सब से वेरीफाई करो कि भाई कोई डुप्लीकेशन कोई एरर को मसला नहीं है। आप वेरीफाई करेंगे, आप अग्री करेंगे अमाउंट को, और फिर ऑथराइज करेंगे, तो इससे ये होगा कि आपके मैक्सिमम जो एरियाज है वो कवर हो जाता है। अब हमने चेक क्या करना है, चेक करना है हमने डॉक्यूमेंट, क्या चीज, कि सप्लायर लिस्टिंग ऑथराइज हुई थी या नहीं हुई थी। ठीक है, तो हमारा टेस्ट ऑफ कंट्रोल क्या होगा कि अ सैंपल obtained, या रिव्यू अ सैंपल ऑफ द सप्लायर लिस्टिंग। ठीक है, सप्लायर लिस्टिंग अभी हमें नीचे क्या करना है कि हमारे जो फाइनेंस डायरेक्टर साहब हैं उन्होंने क्या किया हुआ है, उन्होंने रिव्यू किया है, वेरीफाई किया है और अग्री किया है अमाउंट्स को जो कि पेबल है विद सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स प्रायर टू मेकिंग द बैंक ट्रांसफर। सो हम क्या करेंगे, रिव्यू करेंगे सप्लायर सैंपल को टू चेक वेदर दी चेक द फाइनेंस डायरेक्टर has reviewed the listing, agreed to the amount before authorizing the payment। और ये कैसे पता चलेगा आपको, आप अपने जो है एक सैंपल उठाएंगे, सैंपल उठा के आप क्या करेंगे, उसको जो है चेक कर लेंगे टुवर्ड्स योर सपोर्टिंग डॉक्यूमेंटेशन। ठीक है, आगे आ जाए, नेक्स्ट नेक्स्ट डेफिशिएंसी क्या बोलती है, Mr. Graph incurs a lot of petty cash expenditure and finance department maintains a petty cash of 750, ठीक है, which is kept in a safe। सही है, kept in a safe मतलब safe रखा हुआ है उसको। It is used for making any sundry purchases by the company। When staff wishes to purchase sundry items, the required sum of cash is given to the staff member who signs for it। The staff member required to return any excess money to the finance department, but there is currently no requirement but for receipt to be provided। जबरदस्त काम किया हुआ है उन्होंने। उन्होंने क्या किया है कि भाई आप जो है ना आए, परचेज का बोले कि मुझे कुछ चीज खरीदनी है, आए खरीदे उसको, और रिसीट रिसीट बंदे जो पैसे बच गए वापस करते हैं। खुला सिस्टम चल रहा है यहाँ पर। ठीक है,
तो ये खुला सिस्टम तो बहुत ज्यादा नुकसानदेह है आपके बिजनेस के लिए। तो मेन हाईलाइट करते हैं, इट इज यूज फॉर सेंट्री एक्सपेंस ऑफ द कंपनी। मेन मसला क्या है? मेन मसला ये है कि द स्टाफ मेंबर आर रिक्वायर्ड टू रिवर्ट द एक्सेस मनी बैक, लेकिन कोई रिक्वायरमेंट नहीं है फॉर आर रिसीट्स टू बी सबमिटेड। पेटी कैश इज यूज, बाकी आगे आप कॉपी मार दो। ठीक है, अभी आपने मसला बता दिया, मसले को आप एक्सप्लेन करें। ठीक है, कि भाई सेंट्री परचेजेस जो है आपने करी हुई है, चलो ठीक होगी, सेंट्री परचेजेस आपने की हुई है, अग्रीड, लेकिन सेंट्री परचेजेस की ऑथराइजेशन कोई हुई नहीं है। आपने बताया नहीं क्या एक्सपेंड क्या खरीदेंगे, बस आपने बोला खरीदेंगे। तो यहाँ पर रिस्क क्या हो सकता है? रिस्क हो सकता है कि भाई आपने जो है कोई ऐसा खर्चा कर दिया हो जो कि बिजनेस चालू नहीं रखता हो, और कैश आपने कहीं और इस्तेमाल कर लिया हो, जो कि मिस अप्रोप्रिएशन ऑफ फंड्स हो सकता है। सो द expenses would be made in the name of salary, and but money could be used for non-business activity, and this could lead to misappropriation of funds। मुझे बात बताएं, अगर आपको लगता है कि यार फंड्स जो हैं आपके मिसअप्रोप्रिएट हो सकते हैं, ये हमारी रिस्क है। अब रिस्क को खत्म करने का हमारा ऑब्जेक्टिव क्या होगा? ऑब्जेक्टिव ये होगा कि भाई हमारे पैसे जो है वो सही खर्चे पे लगे, सही चीज पे लगे। सही चीज लगवाना चाहते हो तो भाई क्या आपको एक एडिशनल ऑथराइजेशन की जरूरत है? आपने एक सेग्रीगेशन ड्यूटीज की जरूरत है आपको? सबसे पहले क्या करो, आप एक पेटी कैश बुक मेंटेन करो, जिसमें आप जो है जिसने जितने पैसे दिए हैं उसके नाम के साथ रिकॉर्ड करें, और उससे बोले भाई आप जो है मेरी जो परचेज करी है उसकी इनवॉइस ला के दो। ठीक है। अब पेटी कैश book should be maintained where a detailed account should be maintained where the money, the borrowing party detail should be mentioned, and the, the receipt of purchase should be obtained in order to nullify the account। मतलब क्या बोला है? मतलब ये है, शायर कहते हैं कि भाई आपने क्या करना है, सबसे पहले आपने करना ये है कि एक बुक मेंटेन करो जिसके अंदर आप जो है कैश बुक होगी, जिसके अंदर आपकी सारी डिटेल्स मेंशन होगी फॉर द पर्टिकुलर पर्सन के, इसने इतने पैसे लिए हैं, कब लिए हैं, कितने लिए, एक्सेट्रा। अब जब उस बंदे ने पैसे ले लिए आपसे, अब वापस आएगा आपके पास एक्सेस अमाउंट वापस करने के लिए, तो आप बोलोगे सर पहले आप जो है ना मुझे जो एक्सेस अमाउंट है और जो रसीद है वो दे दीजिए। बोलेगा भाई रसीद तो है नहीं। बोलेगा फिर आपके नाम पे ये उधार जो है वो कट चुका है, अभी अपनी जेब से भरेंगे आप, हम ये पैसे नहीं देने वाले। क्यों? क्योंकि अगर 25 आके देंगे तो हमें लग जाएगा, पता चल जाएगा भाई अपने पैसे जो है बिजनेस के काम में इस्तेमाल करें, कहीं और इस्तेमाल नहीं करें, हम चेक कर लेंगे इसको। लेकिन इससे पहले भी एक चीज होनी चाहिए कि भाई कोई भी एक्सपेंस हो, कोई भी एक्सपेंस चाहिए हो, पहले आप ऑथराइज करवाओ उसको फ्रॉम रेलिवेंट पार्टी। इसमें आप पॉइंटर्स 2 से 3 और डाल सकते हैं कि पहले फर्स्ट ऑथराइजेशन प्रोसेस शुड बी स्टैब्लिश्ड, जिससे हमारी जो एक्सपेंसेस है वो वेरीफाई हो रहे हो by a senior staff, so that there is no undue or unreasonable expenses made by the management, by the people of by the employees। या फिर आप सेग्रीगेशन ड्यूटी भी कर सकते हो कि भाई एक बंदा ऑथराइज कर रहा है और एक बंदा जो है कैश कलेक्शन या कैश पेमेंट कर रहा है। बहुत सारी चीजें हो सकती है पेटी कैश के अंदर। जिसने पेटी कैश साइकिल पड़ी हुई है मेरी, मेरे साथ पड़ी हुई, उसको आइडिया होगा इंशाल्लाह। बहुत सारे एरियाज हैं। अब इसमें करना क्या हमने? भाई हमें सीधी करनी की चीज क्या है कि हमने एक ट्रांजैक्शन उठा दी है। अब हमने वेरीफाई ये करना है इसमें से क्या आपके जो कंट्रोल लगाया है क्या वो सही लगाया है नहीं लगाया है, या उसका उसको अप्लाई किया जा रहा है नहीं किया जा रहा है। ठीक है।
तो a sample from the petty cash book should be obtained to verify that a transaction that has been made has been recorded and reviewed before the cash has been issued. Obtained to verify that transaction has been recorded appropriately with the details and reviewed before the cash has been इशूड, या फिर आप जो है एक्सेस अमाउंट जब वापस आप ले रहे हैं तब आप देख सकते हैं उसको। ठीक है। और आप जो है इसको एज एन एक्सपेंस भी प्रोवाइड कर रहे हैं अगर आपको रिसीट मिल जाएगी, या हैज बीन रिवर्टेड बैक विद सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट, विद सपोर्टिंग रिसीट्स। ठीक है, ये आपका कंट्रोल चेक हो गया। अब तीसरे मसले पे आ जाए। तीसरा मसला क्या बोलता है? तीसरा मसला बोल रहा है कि इनके 4 बैंक अकाउंट है। आपने कहा ठीक है भाई, द कैशियर रिकंसाइल करता है द मेन करंट अकाउंट विद द बैंक स्टेटमेंट ऑन अ मंथली बेस एज दिस कंटेन्स हाईएस्ट लेवल ऑफ एक्टिविटी एंड रिकंसाइल द रिमेनिंग 3 बैंक अकाउंट एवरी 3 मंथ्स। भाई ये क्या मजाक हुआ? बोल रहे एक अकाउंट को जो है हम हर महीने करेंगे और एक अकाउंट को हम 3 महीने बाद करेंगे। यार ये तो कुछ नहीं बनती इस बात। अगर रिकंसाइल करना है सारे अकाउंट्स एक साइड एक टाइम रिकंसाइल चाहिए। विस्टा कंपनी, आप उसको हाईलाइट करें, कॉपी करें, पेस्ट करें, ये मसला है हमारे पास। ठीक है। अब इससे मसला क्या आएगा? आपने अगर एक अकाउंट रिकंसाइल करने में बहुत देरी कर दी तो वहाँ पे डिस्क्रिपेंसीज होंगी, वो आगे बढ़ गई होंगी। और अगर आगे बढ़ गई होंगी तो मतलब आप उसको रिकंसाइल नहीं कर पाओगे। ठीक है। अपने आंसर को पॉलिश जरूर कर दीजिएगा भाई, ऐसे उठा के कंप्यूटर नहीं मारना। ठीक है। और 3 बैंक अकाउंट्स आर रिकंसाइल्ड। ठीक है, आपने ये पर मेन मसला हाईलाइट कर दिया। ठीक है। अब इसमें है क्या कि भाई अगर सारे बैंक अकाउंट मंथली बेसिस पे आपके रिकंसाइल नहीं होंगे, यहाँ पर चांसेस ऑफ फ्रॉड इंक्रीज हो सकते हैं। ठीक है, क्योंकि आपने टाइमली बेस पे आप चीजें स्पॉट नहीं करी। The delay in the consideration creates an opportunity for fraud as the balances are not verified timely। हमने क्या करना है? हमारी कोशिश ये होगी कि भाई जो हमारा बैंक अकाउंट है वो रिकंसाइल हो टाइम पे। आप रिकमेंड ही करो कि भाई सारे बैंक अकाउंट जो है मंथली बेसिस पे रिकंसाइल हो, और स्टेटमेंट जो है वो हमारी क्या हो, रिव्यू हो बाय अ सीनियर स्टाफ। ठीक है। the all the bank accounts should be reconciled on a monthly basis to ensure timely verification and verify and reviewed by a senior staff member before being authorized। अगर आप बोल रहे हो आप वेरीफाई करने से पहले आप उसको जो है रिव्यू जरूर करें, ताकि आप जो है उसकी रिकन्सिलेशन में कोई गलती आपको दिखे, आप उसको रेक्टिफाई कर सको। या बिफोर बीइंग ऑथराइज नहीं, उसको बिफोर बीइंग सेटिस्फाइड लिख सकते हैं।
टू रेक्टिफाई एनी एरर्स, बेहतर है। आपने टेक जब आपने एक चीज को टेस्ट कर लिया है, तब जाहिर सी बात है, अगर हमें उसको जो है कंट्रोल को टेस्ट करना होगा, हमने बोला है कंट्रोल लगाने का बोल दिया, हमने जो है चेक करना है, तो भाई आप उसको ही उठा लो। क्या किया हमने अभी, अब बैंक स्टेटमेंट को, बैंक को रिकनसाइल करें, बैंक अकाउंट रिकनसाइल करें, रिकनसिलेशन उठा लें आप, रिकनसिलेशन उठा लेंगे आप, उठा के करना है उसको हमने। हमने जो है बैंक स्टेटमेंट से या बैंक अकाउंट से रिकनसाइल करना है उसको। हमने देखना है कि क्या ये रिव्यू हुई थी नहीं हुई थी, और मंथली बेसिस पे हो रही नहीं हो रही है। तो क्या करेंगे, आ जाए, रिव्यू the bank reconciliation and for all bank accounts, for all bank accounts, and verify that the transactions, that the statement has been prepared monthly and reviewed by a CM. भाई हर क्वेश्चन में ना, अगर आप कंट्रोल केस कर, जो रिस्क होगी ना, जो टेस्ट आपका आएगा, टेस्ट बेसिकली आपका रिस्क को खत्म करने का एक तरीका बनेगा। जो रिस्क लिखी हुई है ना, उसका ऑपोजिट होना चाहिए, कोई कंट्रोल टेस्टिंग जो होगी। या अगर इसमें लिखा हुआ है कि भाई आपने जो है 3 बैंक अकाउंट जो है हर 3 महीने में आप चेक कर देते हो, हमें आप देखोगे हर बैंक अकाउंट जो है इसकी रिकन्सिलेशन यहाँ पर चेक होनी चाहिए पर मंथ। फ्लो सर्च लाइएगा, हमेशा जब भी आपने मसला देखना है, मसला देखो, उसको एक्सप्लेन करो। जो हमारा कंट्रोल आप रिकमेंड करेंगे, पहले आप समझे रिस्क क्या है। रिस्क आपके दिमाग में आ जाएगी, रिस्क से आप आइडेंटिफाई करोगे तो इस रिस्क को मिटिगेट करने के लिए क्या करना चाहिए हमको। रिस्क को मिटिगेट करने के लिए आप कंट्रोल एक रिकमेंड करोगे, और कंट्रोल जो रिकमेंड करोगे आपने टेस्ट ये करना है कि क्या ये कंट्रोल लगाया गया है नहीं लगाया गया। तो आपने कंट्रोल रिकमेंड किया है, उसमें से सैंपल उठाएं और उसको चेक करना। ठीक है जी। फिर आगे क्या बोल रहे हैं, पेरोल के रिगार्डिंग भी बात कर रहे हैं। क्या बोल रहे हैं, एम्प्लॉयज और फैक्ट्री टू स्टाफ और स्टैंडर्ड 8 घंटे की शिफ्ट होती है उनकी, एडमिनिस्ट्रेटिव स्टाफ की। ऑल स्टाफ पेड मंथली बाय बैंक ट्रांसफर, ओकेजनली ओवर टाइम रिक्वायर्ड ऑफ फैक्ट्री स्टाफ वेयर दिस अकर्स। डिटेल्स ऑफ ओवर टाइम वर्क बाय एम्प्लॉय इज collected and submitted to the payroll department by a production clerk. The payroll department pays this overtime in a month. It occurs at the end of each quarter. The company's payroll department sends overtime reports which detail the amount of overtime work to the production director for the review. अब मसला क्या दिख रहा है, मसला मुझे ये दिख रहा है कि भाई ओवर टाइम जो है वो ऑथराइज नहीं हो रहा है, डायरेक्टली रिकॉर्ड हो रहा है, और उसका अमाउंट जा रहा है सिर्फ एम्प्लॉय की इन्फॉर्मेशन नहीं जा रही। ठीक है, तो मतलब बोल रहे हो कि ओवर टाइम किया है, किसने किया है ये बता रहे हैं ना, आप ये बता रहे हो किसने किया है ना, ये आप उसको बता रहे हो कि भाई ये जो है ऑथराइजेशन क्या है, इसका रेट क्या है, किसने मतलब आपको ऑथराइज किया। भाई डायरेक्टली आपको इन्फॉर्म किया जा रहा है कि ये रिपोर्ट है, इतने पैसे हैं, ये हमने ओवर टाइम के पे करना। तो ये जो रिपोर्ट है, ये रिव्यू के लिए आती है एट द एंड, बिल्कुल जब यहाँ पर पेमेंट मिलने वाली होती है। यहाँ पर अनऑथराइज ओवर टाइम भी हो सकता है, यहाँ पर इनकरेक्ट पेमेंट भी हो सकती है, यहाँ पर फिक्टिशियस एम्प्लॉय भी हो सकते हैं, और आपका पेरोल का कॉस्ट इंक्रीज हो सकता है। तो इसका आप मसला हाईलाइट कर देंगे, क्या बोलते हैं। एट द एंड ऑफ ईच क्वार्टर मतलब ये है कि आप मंथली पे कर रहे हो, और आपने जो है डिपार्टमेंट के जो हेड हैं उनको आपने 3 महीने बाद बताया। तो ये मसला है। मिस्टर क्राफ्ट कंपनी सेंस विस्टा कंपनी के जो पेरोल डिपार्टमेंट के लोग हैं, वो एक हर क्वार्टर के एंड में जो है पेरोल डिपार्टमेंट से एक ओवर टाइम रिपोर्ट भेजते हैं किसको, प्रोडक्शन वाले को। और वो क्वार्टर के एंड में रिव्यू करते हैं, मतलब जब तक 2 या 3 ट्रांजेक्शन आपकी पास हो चुके हो, ट्रांजेक्शन होने के बाद उनको बताया जा रहा है कि सर ये हो गया, आप आगे देख लो। तो भाई क्या करेंगे, देखिए सर, यहाँ पे मसला क्या है
overtime is not authorized by the production manager. दो तीन मसले हैं अपना that could lead to uh, erroneous or erroneous periods system, comma. The overtime is paid at the end of the month, and the director is informed after 3 months. ठीक है, इनको 3 महीने बाद रिपोर्ट दी जाती है. With this, the the director only gets the report which has the payroll expenses mentioned, not the complete details of the employee. ये मसले हैं भाई. ये पहली चीज कि आपने जो है उसको बताया है 3 महीने बाद. आपने ओवर टाइम से पहले पूछा नहीं, और हो सकता है आपने रेट एक्स्ट्रा दे दिया हो, वो कम बोल रहा हो तो. ठीक है. इसके अलावा आपने जो है क्या किया, यहाँ पर आपने लिखा हुआ भी है कि सबमिट टू पेरोल डिपार्टमेंट बाय द क्लर्क. पेरोल डिपार्टमेंट जो है पे करती है ओवर टाइम मंथली एट द एंड ऑफ ईच क्वार्टर. जो आपका पेरोल डिपार्टमेंट है वो सेंड करता है ओवर टाइम रिपोर्ट को, जो डिटेल करती है अमाउंट ऑफ ओवर टाइम वर्क टू द प्रोडक्शन डायरेक्टर. मैं आप बता रही हूँ कि पेरोल का इतना काम हो चुका है बस. तो अब ये मसले हैं बहुत सारे. इससे आपका क्या होगा, दिस कुड लीड टू ओवरस्टेटेड पेरोल्स. ठीक है जी, ये मसला आ गया आपका. अब अगर आप सबसे पहले जो है ओवर टाइम करा रहे हो तो उसको ऑथराइज कराना चाहिए. So all overtimes should be authorized by the production director prior to commencement, ताकि आप भाई रेट वगैरह जो भी है वो आप अप्रूव करा सको. ठीक है. उसके अलावा आपको जो है ये ऑथराइज करवाते हुए आपने रिटन राइटिंग में लेना है कि भाई ये सारी चीजें हमने लिख के दी इन रिटन फॉर्म. इसके अलावा देखो, अब आपके पास और भी जगह है यहाँ पर. आप ये भी बोल सकते हो कि भाई अगर जो है पेमेंट की कंप्लीट डिटेल्स जब आप रिपोर्ट दे रहे हो तो आपकी पेमेंट डिटेल जो है हर बंदे की वहां पहुंचनी चाहिए कि किस बंदे को कितना आप दे रहे हो, ताकि वो वेरीफाई कर सके इसको कि भाई सही बंदे को कितना अमाउंट दे रहे हैं या नहीं दे रहे. अभी हमें लिखना है कि मैं एक ही लिख रहा हूँ यहाँ पर. लेकिन इसको आप दो से तीन चीज लिख सकते हो. पहली चीज क्या है भाई, पेरोल जो है वो ओवर टाइम जो है आपने ऑथराइज करवाना है. रिपोर्ट आपने मंथली भेजनी है, किसने कितना ओवर टाइम किया है या कितनी पेमेंट की जा रही है, वो आपके डायरेक्ट प्रोडक्शन डिपार्टमेंट जो है वेरीफाई करेंगे, रिव्यू करेंगे, ऑथराइज करेंगे. इसके अलावा जो है आपके पास जो रिपोर्ट के अंदर कंप्लीट डिटेल्स होनी चाहिए. एम्प्लॉय का नाम, उसका नंबर, उसने कितने घंटे काम किया, क्या रेट असाइन किया गया है और उसको कितनी पेमेंट की जा रही है, ताकि ये सारी चीजें यहाँ पर मिटिगेट कर सकें. ठीक है. अब इसको चेक क्या करेंगे भाई, चेक सीधी सीधी चीज है. सिंपल सी क्या बोला है कि आपको ओवर टाइम की रिपोर्ट जो है आपने पेरोल वाले को सबमिट करानी है. पेरोल वाले जो इसको ऑथराइज करेगा. पेरोल रिपोर्ट का सबसे पहले जो प्रोसेस स्टार्ट होने से पहले वो आपने क्या करना है, उस पेमेंट को प्रोसेस होने से पहले पहले आपने वेरीफाई करवाना, ऑथराइज करवाना. ठीक है. तो आप इसका पॉइंट लिखते हैं, रिव्यू करो. रिव्यू दी पेरोल ओवर टाइम रिपोर्ट फॉर ऑडिट. पेरोल ओवर टाइम report for evidence of authorization. ऑथराइज किया है या नहीं किया है. और अभी देखो कि भाई डेट क्या है, क्या अभी मंथली बेसिस पे आपने इसको करवाया है या नहीं करवाया. एंड चेक
whether the process has been conducted on monthly basis. We have देखा था all overtime should be authorized by the production director prior to appointment. आपने पहले से वेरीफाई करा दिया. इसमें आप एडिशनल ये भी लिख सकते हैं. The report should be reviewed and authorized each month before the transaction for payments have occurred. ठीक है जी. इससे क्या होगा आपका, यहाँ पर आपका जो है पहला क्वेश्चन खत्म होता है. आपने कंप्लीट स्ट्रक्चर्ड वे के अंदर लिख दिए. कंप्लीट ड्राफ्टिंग में दिखा रहा हूँ. इसका रीजन ये है कि काफी लोगों को पॉइंटर्स दिए थे, तो वो पॉइंटर्स को एवेल्युएट नहीं कर पाते कि लिखें किस तरह. तो यहाँ पर आपका पहला क्वेश्चन खत्म हो जाता है. नेक्स्ट वैल्यू में आ जाओ. नेक्स्ट वैल्यू में क्या बोलते हैं भाई, वो बोलते हैं डिस्कस कर एडवांटेज डिसएडवांटेज ऑफ अपॉइंटिंग शिमर पेन एंड डेविड शेवन एज नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर. तो कॉर्पोरेट गवर्नेंस के हिसाब से मुझे लग रहा है कुछ बात की जा रही है यहाँ पर. तो इस पर रीड कर दें. Vista company is considering the need for compliance with corporate governance provision due to their plans state stock exchange. In particular, the finance director is looking to recruit non-executive directors, जो कि अच्छी बात है. As she understands, Vista Graph is established an auditing committee. Finance director has two potential non-executive directors whom she is considering approaching based on the Vista Graph. भाई शिमर को एक्सेप्ट करी, देख रही है. ये करंटली है एग्जीक्यूटिव सेल्स डायरेक्टर ऑफ अ लिस्टेड मल्टीनेशनल कंपनी, अ बैंकिंग कंपनी. सेल्स डायरेक्टर है. She sits on an audit committee of another company as non-executive director and is agreeable of being paid a fixed fee which is not related to profits. सही है. डेविड शाइन जो है वो करंटली फाइनेंस डायरेक्टर है ऑफ स्मॉल मैन्युफैक्चरिंग कंपनी which does not compete with Vista Craft and has expressed an interest in fixed 7-year contract, and he is brother of Vista's chief executive directors. सबसे पहले मसला भाई यहाँ पर जो सब सामने हमने मोटा मोटा देखा है उसको निकालना. कि भाई जो हमारा डेविड शाइन है वो तो भाई क्या है, भाई है. डेविड शाइन क्या है, भाई है. किसके, आपके विस्टाग्राफ के सीईओ से. तो इन पे इंडिपेंडेंस का इशू सामने सामने आ गया आपके पास. इसके अलावा अगर मैं देखना चाहूँ यार क्या चीज़ हो सकती है, इस अलावा मैं देखना चाहूँ कि भाई हमारे पास जो है क्या यहाँ पर एक एनईडी मौजूद है दूसरी कंपनी का. ठीक है, जो कि ऑडिट कमेटी में बैठता है. अगर वो ऑडिट कमेटी में बैठा हुआ है, पहले से ही ऑडिट कमेटी के अंदर ही बैठी हुई है ये हमारी ये जो खाते हैं, ये वाली खातून जो है ये एक ऑडिट कमेटी में बैठी हुई है एज एनईडी. तो जब दूसरी कंपनी में एनईडी में बैठी हुई है एज एन ऑडिट कमेटी मेंबर, तो क्या ये हमारे लिए एक मसला नहीं बन सकता है? हो सकता है हमारे कुछ लोग भी वहां बैठे हों एज एनईडी, तो यहाँ पर ये फेमिलियर होंगी कि भाई उस कंपनी में क्या चल रहा है और यहाँ पे क्या चल रहा है. ठीक है, इनको प्रोसेस पता होगा, बेनिफिशियल होगा हमारे. लेकिन ये हमारे लिए कुछ कॉन्फिडेंशियलिटी का इशू बन सकता है. क्या इंटरनल कंट्रोल यहाँ पर ऐसे हैं वहां पे ऐसे हैं, ये चीजें हमारे लिए प्रॉब्लमेटिक एरिया बन सकती है. ठीक है, तो इसको देखना हम सबसे पहले. उसके बाद आप क्या देखोगे, आप इसके अंदर देखेंगे कि भाई हमने जो है अगर इनको हायर करना है तो क्या चीजें ऐसी हैं जो कि हमारे बेनिफिशियल सिचुएशन में आएंगी, क्या चीजें ऐसी हैं जो हमारे लिए नुकसानदेह होंगी. तो आपने कितने पॉइंट रखते हैं इसमें, 5 मार्क बोले गए हैं. 5 मार्क बोले गए हैं मतलब 3 एडवांटेज 3 डिसएडवांटेज देखेंगे तो मोर देन इनफ होगा आपके लिए. ठीक है, चलिए पहले स्टार्ट करते हैं एडवांटेजेस से. ठीक है, हर चीज में नेगेटिविटी नहीं देखते, पॉजिटिव भी देखना होता है. सबसे पहले पॉजिटिव देखें कि भाई कौन बंदा क्या कर रहा है यहाँ पे. कैसे, सबसे पहले भाई आप देखो यहाँ पर इनका पढ़ते हैं पहले. जो शिमर पेन है वो अपनी एक एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर है बैंकिंग कंपनी. अगर बैंकिंग कंपनी के एनईडी हैं, अगर बैंकिंग कंपनी के एनईडी हैं ये, तो क्या ये हमारे लिए बेनिफिशियल हो सकता है? क्या ये हमारे लिए बेनिफिशियल हो सकता है? सोचने वाली बात है कि अगर ये किसी और कंपनी के एनईडी हैं ऑडिट कमेटी के, तो ये हमारे लिए बेनिफिशियल इस तरह हो सकता है कि भाई ये बंदा जो है एक्सपीरियंस होगा विद दिस डोमेन. ठीक है, तो सबसे पहले अभी लिखते हैं कौन है हमारे शिमर पेन.
Shimmer Payne is an executive director, non-employed of a banking company of the audit committee. That means that she will be, she है भाई कौन? हाँ she है. She will be familiar with the norms of the particular department and would be beneficial for us as our department is clear. पहली चीज। दूसरी चीज उन्होंने बोला है कि मैं फिक्स पे लूंगी, परफॉर्मेंस से ताल्लुक नहीं है मेरा। इससे क्या बेनिफिट होगा हमारे पास? ये बायसनेस का चांस कम हो जाएगा। तो पॉइंट उठाए, कॉपी पेस्ट मारे। क्या बोला उन्होंने? अग्रीबल पे नॉन नेट प्रॉफिट्स। तो शिवर पे has agreed, has agreed to be paid a fixed fee that helps maintain independence and would increase the credibility of the opinions of the audit committee director, as their fee is unrelated to the performance of the company। अब देखिए, एथिकल ट्रेड होती है ना, हम लोग बोलते हैं कि यार बंदा अगर सामने वाली पार्टी जो है हमारी जो प्रॉफिट्स है उससे ताल्लुक रखता है, तो वो कोशिश करेगा कि भाई प्रॉफिट इंक्रीज हो जाए। अगर ये फिक्स फी मांगते हैं, ये बेनिफिट भी नुकसान भी, दोनों चीजों में आप इसको जो है रगड़ सकते हैं, दोनों चीजों में इंक्लूड कर सकते हैं। बेनिफिट क्या है भाई? बेनिफिट ये है कि भाई अगर वो बोलते हैं कि फिक्स फी दे दो, तो वो कंपनी में कुछ भी, और कंपनी अच्छी चल रही हो नहीं चल रही हो उनसे ताल्लुक नहीं रहता है, तो भाई ये चीज जो है वो बोलेंगे हमारा कोई ताल्लुक नहीं है, हमें तो पैसे चाहिए। उसको पॉजिटिव में लो। अब तो पॉजिटिव वे में ये है कि भाई प्रॉफिट ताल्लुक नहीं है, तो मतलब ये नहीं कि वो कोशिश ये नहीं करेंगे प्रॉफिट बढ़ जाए हमारा। ठीक है। अब डेविड शाइन साहब जो है उस पर आ जाए। एक निकल लेते हैं। डेविड शाइन जो है इज अ फाइनेंस डायरेक्टर। फाइनेंस डायरेक्टर है, दैट मीन्स कि भाई फाइनेंस की नॉलेज होगी। तो ये शी है, पहले तो बड़ा मसला है यार, ऐसे नाम रख देते हैं लोग। ही है। ही है। इट मीन्स ही विल हैव गुड knowledge of finance, which will help us in reviewing controls and evaluating financial statements। जहां भी कोई एरर हो सकता है तो भाई इसमें हमारे पास हेल्प करेंगे डेविड सैन साहब, क्योंकि उनको जो है इस चीज़ की अंडरस्टैंडिंग है कि भाई फाइनेंस एक्सपीरियंस रखा हुआ होगा उन्हें, और हमारे पास एक रिक्वायरमेंट भी है, रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट के भाई एक ऐसा बंदा जरूरी होना चाहिए जिसके पास हमारे पास फाइनेंस की नॉलेज हो। ठीक है। एंड द स्टैचुरी रिक्वायरमेंट ऑल्सो, स्टैचुरी डिपार्टमेंट
requirement is also satisfied where the where one at least one finance financial expert is required in the portfolio. ठीक है जी। अब आपके तीन डिसएडवांटेज हो गए, आप डिसएडवांटेज आ जाए। कीड़े निकालना हमें बहुत अच्छे से आता है, तो हाँ हम निकाल सकते हैं बहुत आराम से। सबसे पहला मसला ये है, सबसे पहला मसला यहाँ पर आपके पास क्या क्या दिख सकता है, आप देखें। अब इसमें अगर कोई और हमारे पास जो है, एक सबसे पहले जो डेविड साहब जो है वो भाई है हमारे सीईओ के, वो बड़ा मसला है हमारे पास। पहले शिमर पेन की बात करते हैं, उसके बाद स्ट्रक्चर में जाएंगे। अब देखिए ये एक एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर है किसकी, एक बैंकिंग कंपनी की, सही है। और ऑडिट कमेटी में बैठती हैं ये वहां पर। मसला क्या है कि हमारी कंपनी क्या करिए, हमारी कंपनी करिए प्रोडक्शन। क्या एक बैंकिंग कंपनी वाले को प्रोडक्शन वाले की नॉलेज होगी? नहीं। कि ऑडिट कमेटी की बैठेंगी तो ऑडिट कमेटी का काम होता है इंटरनल कंट्रोल्स को इवैल्यूएट कर। क्या ये इवैल्यूएट कर पाएंगे इसको सही तरीके से? नहीं कर पाएंगे। तो लिख देते इसको। शिमर पेन इज अ नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर to a banking company, which means she will have limited knowledge of production organizations, their processes and controls to be followed. ठीक है जी। अब उनको ये चीज आइडिया नहीं होगी यार कंट्रोल किस इम्प्लीमेंट होते हैं तो चेक किस तरह करेंगे। उनको अगर ये नहीं पता होगा प्रोसेस क्या होता है तो फ्रॉड किस तरह आइडेंटिफाई करना, ये मसला आएगा हमारे भी। ठीक है, तो ये मसले आपके पास जो है मौजूद रहेंगे कि भाई हमारे लिए जो है इन एक्सपीरियंस खातून होगी फॉर द प्रोसेसेस फॉर द रेलिवेंट एरियाज। ये बिल्कुल हमारे पास जो है वो रहेंगी, ये बिल्कुल हमारे पास एक इंडिपेंडेंट इंसान रहेंगी। लेकिन इनका एक्सपीरियंस जो है ना इस क्रिटिकल एनालिसिस वाले एरिया के अंदर इनएडिक्वेट रहेगा। ठीक है, तो इसमें अब मसला क्या आएगा, हमारे पास मसला ये आएगा जो इनके एडवाइसेज होंगी, इनके एडवाइसेज जो होंगी उनको क्रिटिकली एनालाइज नहीं कर पाएंगे ये लोग। ये अपनी एडवाइस दे रही होंगी, क्रिटिकली एनालाइज नहीं कर पाएंगी ऑन दी प्रोसेसेस। सो द क्रिटिकल एनालिसिस ऑफ द processes and advices of executive directors won't be done adequately। मतलब क्या है कि मतलब ये हो रहा है कि भाई आपके पास जो एरियाज होंगे, जो क्रिटिकल एनालिसिस वाले एरिया होंगे, आपके सामने वाला बंदा जो है आपको एडवाइस दे रहा है, तो आप उसको चैलेंज नहीं कर पाए। ठीक है, भाई दूसरे मसले पे, दूसरा मसला क्या बता सकते हैं हम यहाँ पर? दूसरा मसला यहाँ पे आ रहा है कि भाई ये जो एक और कंपनी के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर है, तो ये क्या टाइम दे पाएंगे हमारी कंपनी को? शी शिमर पेन इज एन एग्जीक्यूटिव director, multinational company, which means she has a lot of work. So a problem may arise as she might not be able to give
adequate time to our audit committees function। ठीक है जी, एक मसला याद रखो। तीसरा सीधा सीधा मसला आपको लिखा हुआ भाई कि हमारे पास जो डेविड शाइन है, डेविड शाइन, वो हमारे सीईओ के भाई, इज द ब्रदर ऑफ आर ऑफ विस्टा कोर्स, विस्टा क्राफ्ट सीईओ, which means the factors, the factor of independence will be hindered here as the function of audit committee involves identification of fraud and critical analysis of the executive team। So a bias might be present। भाई हो सकता है, लाजिम नहीं बोल रहे। ठीक है जी, तो ये आपके पास ये चीजें हैं जो कि तीन एडवांटेज, तीन डिसएडवांटेज, 5 मार्क्स का आंसर मोर देन इनफ होता है इसके लिए। ठीक है, आप चाहें तो उसको, जाहिर सी बात है, आगे और भी लंबा कर सकते हैं टू वांट, बट इट्स कम्प्लीटली अपॉन यू कि आप इसको कितना लंबा लेके चलना चाहते हैं। ठीक है जी, फिर जी कंटिन्यू करते हैं फॉर और सेकंड क्वेश्चन, जो कि आर्टिक कंपनी है। आर्टिक कंपनी क्या बोल रहे हैं भाई, हमारी एक मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है, डिस्ट्रीब्यूशन, फैशन, लोन, रिटेल, फाइनेंस, टोटल एसेट्स 65.4 बिलियन के हैं, प्रॉफिट बिफोर इनकम टैक्स 8.9 बिलियन का है। डिटेल्स दे दिए हमको। अब पहला पॉइंट दे रहे हैं बैंक रिकन्सिलिएशन का। पहले क्वेश्चन, डिस्क्राइब करो सब्सटेंशियल प्रोसीजर ऑन बैंक रिकन्सिलिएशन। बैंक रिकन्सिलिएशन पे आपने जो है 4 से 5 पॉइंट लगे। अब सबसे पहले जो है ना, देखो कोई भी प्रोसीजर आया तो उस पर डॉक्यूमेंट देख लो, क्या कौन कौन डॉक्यूमेंट होंगे। यहाँ पे बैंक स्टेटमेंट होगी, ठीक है। यहाँ पर आपके पास कैश बुक होगी, आपके चेक्स इशूड एंड रिसीव दोनों होंगे। ठीक है, तीन चीज हो गई। अब इन्हीं में खेलना है आपने मेनली। ठीक है, तो आप इन्हीं में खेलना है, मतलब ये कि 3 से 4 प्रोसीजर आपके यही निकल जाएंगे। कैसे? अब मैंने कुछ भी नहीं पढ़ा। ठीक है, मैंने पढ़ा कुछ भी नहीं है, मैं आपको सिर्फ जबानी बता रहा हूँ कि अगर आपके पास क्वेश्चन है, सबसे पहले दिमाग में आना चाहिए भाई डॉक्यूमेंट कौन से ताल्लुक होते हैं इससे। अभी सारे डॉक्यूमेंट ताल्लुक है। अब यहाँ पे हम लोग बैंक इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं, बिल्कुल ले सकते हैं। बैंक इन्फॉर्मेशन लेटर होता है, हमारे बैंक इन्फॉर्मेशन होती है। 4 चीज हो गई। यहाँ पे आर्थमेटिकल चेक हो सकता है आपका, या रिकैलकुलेशन हो सकती है। 5 पॉइंट हो गया आपके पास, मतलब केस पढ़ा नहीं, कुछ भी नहीं किया। मुझे सिर्फ जो है जबानी जबानी जो है 5 पॉइंटर्स निकालना है। तो इनके हिसाब से अभी ये डॉक्यूमेंटेशन है, और इन सब को क्या कर सकते हैं, ये आगे हमारे ऊपर डिस्कशन रिव्यू पर है। ड्यूरिंग द ईयर आर्टिक कंपनी, अब केस भी पढ़ना जरूरी है। सिग्निफिकेंट कट ऑफ एरर्स वर डिस्कवर्ड। कट ऑफ एरर भाई को निकले हैं बहुत सारे। कट ऑफ एरर मतलब कि इस साल के एंड में जो चीजें होनी थी वो अगले साल में हुई, अगले साल की चीजें इस साल में हो गई। विद द नंबर ऑफ पोस्ट ईयर एंड चेक्स बीइंग प्रोसेस्ड प्रायर टू द ईयर एंड टू रिड्यूस पेबल्स। मतलब टेबल कम करने के लिए उन्हें कुछ ऐसे जो चेक जो थे, टेबल्स कम करने के लिए इन्होंने जो कुछ ऐसे चेक जो ईयर एंड के बाद के इशू किए हुए थे वो अभी इन्होंने लिख दिया अपने पास। फाइनल लेटर assured the auditing department that error has not occurred again this year and that the bank reconciliation has been carefully prepared. The audit engagement partner has asked the bank reconciliation is comprehensively audited। अब क्या बोल रहे हैं कि भाई उन्होंने बोला ये मसला वापस नहीं आया है, लेकिन अब हमारा काम पे चेक करना नहीं है। तो इन सबको टाइम 5 प्रोसीजर मांग रहे हैं। सबसे पहले क्या करें भाई, आपको ऑब्टेन कर लें, ऑब्टेन दी बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट एंड recalculate the
numbers to verify any arithmetical errors। ठीक है, आर्थमेटिकल एरर्स को आपने क्या करिए, रूल आउट करने की कोशिश करिए, या फिर आप देख सकते हो टू इंश्योर आर्थमेटिकल एक्यूरेसी। नंबर आपने चेक कर लिया सबसे पहले, पॉइंट नंबर 1 हो गया। ठीक है, नंबर 2 अब क्या बोल रहे हैं, अब आपके देखो कुछ चीजें हैं कुछ जो दी हुई है, क्या हो सकती है, बैंक रिकन्सिलिएशन स्टेटमेंट, बैंक रिकन्सिलिएशन स्टेटमेंट के अंदर आपने अपने बैलेंसेस से अग्री करना है दैट आर रिटन इन द स्टेटमेंट्स या बैंक इन्फॉर्मेशन लेटर में। तो आपका जो है एज पर दी, या फिर आप क्या करेंगे, अग्री द बैलेंस इन दी बैंक रिकन्सिलिएशन स्टेटमेंट with the cash book, year end cash book, and the year end बैंक स्टेटमेंट और कंफर्मेशन। ठीक है जी, मतलब आपने क्या किया, आपने जो है सीधा दोनों चीजों को कंपेयर करा लिया कि भाई हमारे पास जो है अमाउंट्स जो आ रहे हैं वो जो है कंपेयर कर जाए किससे, हमारी बैंक रिकन्सिलिएशन से। बैंक स्टेटमेंट में, बैंक लेटर में जो है वो आपके बैंक स्टेटमेंट और कंफर्मेशन लेटर दोनों जो है आपके जो इसमें वेरीफाई हो जाए। अब देखो इसमें अगर कुछ एक क्या रिस्क हो सकती है, इसमें रिस्क हो सकती है कि भाई कुछ वैसे बैलेंसेस हों जो कि हमने जो है अपने पास लिखे हुए हों, या कुछ ऐसे चेक हों जो कि हमने जो है उसमें डिले आ रहा हो, कोई मसला आ रहा हो, तो हम लोग क्या करेंगे, अनयूजुअल अमाउंट्स को क्या करेंगे, आइडेंटिफाई करेंगे। इन्वेस्टिगेट और इंक्वायर द मैनेजमेंट फॉर एनी अनयूजुअल ट्रांजैक्शंस और डिलेज इन पेमेंट। अभी तक देखिए आपने क्या किया है, कुछ भी इसमें केस से रिलेटेड ना आपको अपने उठाए, ये सारे जनरल प्रोसीजर है और सारे प्रोसीजर सही है, क्योंकि आपने क्या किया है, बैंक प्रोसीजर को चेक करने की कोशिश करी। अब इसमें क्या बोला है, इसने बोला है कि भाई कुछ हमारे पास चेक ऐसे थे जो हमने पहले डाल दिए हैं कट ऑफ से, मतलब हमने कुछ जो पेमेंट थी वो बाद में करनी थी, हमने रिकॉर्ड में पास कर दी। भाई क्या करेंगे हम, क्या हम देखेंगे अनप्रेजेंटेड चेक जो है हमारे पास प्री ईयर एंड और पोस्ट ईयर एंड, क्या वो मौजूद है, उनको ट्रेस कर लो। ट्रेस ऑल अनप्रेजेंटेड चेक्स प्री ईयर एंड पोस्ट ईयर एंड। ये आपने क्या किया, आपने अपने सारे चेक्स को रिकनसाइल कर लिया विद कैश बुक, कि भाई ये हमारे चेक्स हैं जो हमने प्रेजेंट नहीं किए अभी तक, पता हमने चेक अभी डिपॉजिट नहीं किए हैं, आपके कैश बुक में रिकॉर्ड किया, कैश बुक तो हमने और कैश बुक में रिकॉर्ड कर लिए होंगे। आप उनको ट्रेस बैक कर लें ताकि आपकी रिकन्सिलिएशन आपकी जो है वेरीफाई हो जाए। ठीक है, फिर अब इसमें अंदर और क्या हो सकता है, इसमें और ये हो सकता है कि भाई आपने जो है, आपने अपनी क्या करनी है, सारी जो लॉजमेंट जो है, सारी लॉजमेंट जो है, जो प्री एयर एंड और पोस्ट एयर एंड है, उसको आपने अपनी पेइंग बुक से आप वेरीफाई कर लेना। क्या मतलब कि आपने जो है अगर देखना है कि आपके पास, क्या आपने चेक्स दे दिए, बिल्कुल दे दिए, क्या उस बंदे ने जो है उसको डिपॉजिट करा दिया है, यस और नो, क्या उस बंदे ने डिपॉजिट करा दिया, ये भी आप चेक कर लोगे। आपके पास जो है कोई भी ट्रांजैक्शन ऐसी आई होगी जो कि आपने अनयूजुअल आपने देखी होगी, कोई कोई मसला देखा होगा उसके अंदर, आपने वो चेक कर लिया है। आपने अपनी बैंक रिकन्सिलिएशन को एग्री कर लिया बैंक स्टेटमेंट से, आपने बैंक रिकन्सिलिएशन को चेक कर लिया कैश बुक से, आपने अनप्रेजेंटेड चेक्स को जो है चेक कर लिया है, आप आउटस्टैंडिंग लॉजमेंट बची है, तो ट्रेस करो ऑल आउटस्टैंडिंग लॉजमेंट्स। किस चीज से करेंगे, प्री एयर एंड और पोस्ट एयर एंड कैश बुक, और हमारी पेइंग इन स्लिप बुक या पेइंग इन बुक, और हमारी बैंक स्टेटमेंट से। ट्रेस ऑल आउटस्टैंडिंग लॉजमेंट टू द प्री एयर एंड कैश बुक
post year end state bank statement and paying in book. Pre year end paying in book and post year end बैंक स्टेटमेंट। ताकि जो इफेक्ट है आपने प्री और पोस्ट के अंदर आपने वेरीफाई कर लिए। अब देखो मसला यहाँ पे मेन था कि कट ऑफ का इशू था। कट ऑफ का इशू है तो मतलब हमने वेरीफाई करना है कि ट्रांजेक्शन सही टाइम पे सही जगह हुई है या नहीं हुई। तो ये सारे प्रोसीजर जो है आपको क्या करेंगे, हेल्प करेंगे obtain करने में अंडरस्टैंडिंग के भाई ये बात जो मसला था क्या वो रिजॉल्व हुआ या नहीं हुआ, या बैंक कंसेशन बनी गई है, वो हमारे पास सारी एरियाज कवर करती है नहीं करती। तो ये आपकी कैलकुलेशन हो गई, आपकी बैंक स्टेटमेंट वेरीफाई हो गई, आपके जो है अनप्रेजेंटेड आउटस्टैंडिंग लॉजमेंट तो चेक हो गई है। अब यहाँ पर आप क्या कर सकते थे, यहाँ पर एक होशियार आदमी क्या करेगा, एक प्रोसीजर बढ़ा सकता है। कैसे? वो बोले कि भाई बैलेंस को जो है ना हम लोग बैंक कंसेशन को अग्री करेंगे किससे, पहले हम लोग बैंक स्टेटमेंट और बैंक इन्फॉर्मेशन से करेंगे और कैश बुक से भी करेंगे। इसको अलग प्रोसीजर भी लिख सकते हो आप, तो भी वैलिड माना जाएगा। लेकिन ये है कि कोशिश करें वैरायटी लेकर आए चीजों के अंदर, रिपीटेशन ना हो। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब क्या बोल रहा है, आपने और सब्सटैंशियल प्रोसीजर बताने हैं टू बी परफॉर्म ऑन द रीवैल्यूएशन ऑफ प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट। चलिए रिवैल्यूएशन का पॉइंट पढ़ लेते हैं, कोई नंबर्स वगैरह दिए हुए। एट द बिगिनिंग ऑफ द ईयर मैनेजमेंट अंडरटुक एन एक्सटेंसिव रिव्यू ऑफ आर्टिक concurrent valuation and as a result decided to update the carrying value of PP. The finance director contacted his brother Henry, who is a valuer. सबसे पहले भाई ने भाई को बुलाया and requested that Henry's firm undertake the valuation which took place. सबसे पहले देखो वैल्यूएशन रिवैल्यूएशन होती है तो रिवैल्यूएशन किस तरह रिकॉर्ड होती है, आपका पीपी डेबिट होता है। ठीक है, आपका रिवैल्यूएशन रिजर्व क्रेडिट होता है। इससे क्या इफेक्ट आएगा, डेप्रिसिएशन इंक्रीज हो जाएगी। ठीक है, आपकी जो है अफेक्टेड डॉक्यूमेंट्स कौन से होंगे, आपका स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस, आपके पास चेंजेस इक्विटी वो होगी। आपके पास जो है यहाँ पर हमारे पीपी की जो रजिस्टर होता है, फिक्स एसेट रजिस्टर, वो इफेक्ट हो जाएगा। प्रोफेशनल वैल्यू बुलाया है तो भाई उसकी कॉम्पिटेंस, क्वालिफिकेशन, एक्सपीरियंस चेक कर लो। ठीक है जी, तो इतने में 5 पॉइंट्स आपके आराम से निकल जाएंगे। ठीक है जी, बढ़ते आगे किस तरह। सबसे पहले आप क्या लोगे, आप लोगे एक स्केड्यूल के भाई हमारे पास जो है रिवैल्यूएशन हुई है उसका कंप्लीट डिटेल्स देना आप मुझे, ताकि आप जो है सारी एडजस्टमेंट को समझ सको कि ट्रायल बैलेंस में फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में हुई है या नहीं हुई। तो क्या करेंगे, सबसे पहले इनको नीचे कर ताकि याद है आपको। अभी मैंने लिखी है, आपको लिखना हाजिर नहीं है। ऑब्टेन द रिवैल्यूएशन schedule to all the check the transaction has been posted to the relevant accounts completely and accurately, including the trial balance and the financial statement। ठीक है जी, इसके बाद क्या करना है, हमारे वैल्यूज आप जो है उनको पकड़ सकते हैं हम लोग जो है रीवैल्यूड अमाउंट को देख सकते हैं कि भाई ये हमारी फिक्स एसेट रजिस्टर के अंदर अपडेट हुआ ही नहीं हुआ है। ठीक है, हम ये देख सकते हैं कि भाई आई 16 के ताल्लुक से उन्होंने जो चीज़ है वो सही करी है नहीं करी है। ठीक है, तो पॉइंट्स बहुत सारे हैं यहाँ पर। सबसे पहले वैल्यूअर की एग्जामिनेशन कर लें। द वैल्यूअर्स, इसको आप करोगे कंसिडर द वैल्यूअर्स एक्सपीरियंस, कॉम्पिटेंस एंड क्वालिफिकेशन। क्यों करेंगे भाई, ताकि हम जो है उसकी वैल्यूएशन पे भरोसा कर सकें, सो दैट
या आप इसको थोड़ा रखते हैं डिफरेंट तरीके से। इंक्वायर द वैल्यूअर फॉर हिज क्वालिफिकेशन, एक्सपीरियंस इन वैल्यूइंग similar assets and competence in the। भाई आप चीजें से कंफर्म कर लेंगे, इंक्वायर कर लेंगे। ठीक है, उसके बाद क्या होगा? उसके बाद आप जो है हमारे पास कुछ डिफरेंसेस आ रहे होंगे। अब आप चेक करोगे क्या IS 16 के हिसाब से ये चीजें हुई है नहीं हुई है। आप क्या करोगे? आप अपना फिक्स एसेट रजिस्टर चेक कर लोगे। इंस्पेक्ट द फिक्स्ड एसेट रजिस्टर फॉर अपडेशन, फॉर कंप्लीट अपडेशन to check that the complete changes have been posted to the relevant asset। और क्या कर सकते हो? और नंबर दिए भी नहीं यहाँ पर, तो आप क्या कर सकते हो? आप बोल सकते हो भाई रिकैलकुलेट कर लो कभी। रिकैलकुलेट दी रिवैल्यूएशन सरप्लस ऑन द एसेट थ्रू द गाइडलाइंस ऑफ IS 16। IS 16 के हिसाब से जो आपको रिकैलकुलेशन की गाइडलाइंस दी गई हैं, आप देखो सरप्लस आपका जो है सही सही हुआ है या नहीं हुआ है। ठीक है, ये आपकी चीजें देखनी है। फिर रेलेवेंट डिस्क्लोजर, assess whether the relevant disclosure has been posted to the financial statements regarding the revaluation steps and adequate। एडिक्वेट का वर्ड जरूर लिखिएगा करेगा, क्योंकि आपके पास जब मैंने पढ़ाया था आपको सैड, जो हमारा मटेरियल स्टेटमेंट का एक एरिया होता है जिसको हम बोलते हैं सैड। सैड का मतलब होता है सूटेबल अकाउंटिंग ट्रीटमेंट, एप्लीकेशन ऑफ अकाउंटिंग स्टैंडर्ड। और आपके डिस्क्लोजर, डिस्क्लोजर के अंदर दो चीज़ें बताएंगे आपको। डिस्क्लोजर में दो चीज़ें आती हैं, जो कि बोलता है कि भाई आपने ये तो डिस्क्लोज किया ही नहीं है। अगर डिस्क्लोज किया है तो इनएडिक्वेट डिस्क्लोजर दिया हुआ है। इनएडिक्वेट डिस्क्लोजर भी एक का मसला बन सकता है, तो आपने एडिक्वेट डिस्क्लोजर का वर्ड इस्तेमाल करना है अपनी बेहतरी के लिए। 5 वर्ड आपके यहाँ पर हो गए। इसके अंदर आप और भी चीजें कर सकते थे। आप डेप्रिसिएशन एक्सपेंस को आप रिकैलकुलेट करवा सकते थे, आप एस्टिमेशन लिख सकते थे कि कितनी सी कितनी आपकी जो है सिग्निफिकेंट एस्टिमेशन इस्तेमाल हुई है। आपने देखना है कि अगर आप अपने जो असेसमेंट है, असेसमेंट का ब्रेक डाउन दे देना है आपने कि भाई रिवैल्यूएशन की जो आपने असेसमेंट करी है उसका ब्रेक डाउन दे दो, ताकि आप उसको चेक कर सको कि किस बेसिस पे असेसमेंट करी है इस बंदे ने। ठीक है, आपको अगर शक होता है कि सामने वाला बंदा जो है वो सही नहीं है, तो अपना वैल्यू बुला लो। ठीक है, आप जो है देखो कि ये सारी चीजें जो है, सारे अमाउंट जो है वो हमारी नॉन करंट एसेट रजिस्टर में आ गया, हमने चेक कर लिया है। हमने देखना है कि भाई वो रिवैल्यूएशन रिजर्व में पोस्ट कर दिया ना, हमने इनकम स्टेटमेंट पोस्ट नहीं कर दिया, वो भी आपने चेक करना है। ये सारी चीजें आप चेक कर सकते हो। ठीक है जी, तो इसके 1 पॉइंट ईच आपके पास आ जाता है। ठीक है, नेक्स्ट आ जाए इस पे। नेक्स्ट पे क्या बोल रहे हैं भाई? कंप्लीटनेस के आपको चेक करने हैं, कंप्लीटनेस की वैल्यू चेक करनी है ऑन आर्टिक कंपनीज ट्रेड पेबल्स एंड अक्रूवल्स। सॉरी, ट्रेड पेबल हमारे अक्रूवल्स पे कंप्लीटनेस के कंप्लीट रिकॉर्ड किए नहीं किए हैं, वो चेक करना है। पढ़ते हैं पहले उसको। आर्टिक परचेज करते हैं रॉ मटेरियल को फ्रॉम लार्ज नंबर ऑफ सप्लायर्स। बहुत सारे सप्लायर हैं, इनके द कंपनी पॉलिसी इज टू क्लोज द परचेज जनरल लेजर जस्ट आफ्टर द ईयर एंड। फाइनेंशियल कंट्रोलर रिस्पॉन्सिबल फॉर आइडेंटिफाइंग गुड्स which were received till year end but for which no invoices had yet been received। मतलब इनवॉइस रिसीव नहीं हुई है, अब इनवॉइस आपको रिसीव नहीं हुई है, लेकिन आपको बोला जा रहा है कि भाई आपने जो है उन चीज़ों को रिकॉर्ड कर लेना है। ठीक हो गया भाई? अब क्या बोलते हैं? अब ये बोलते हैं कि
एन अक्रूवल इज कैलकुलेटेड फॉर गुड्स रिसीव्ड बट नॉट येट इनवॉइस्ड, सही है, एंड इज इंक्लूडेड विद इन ट्रेड पेबल्स एंड अक्रूवल्स, सही है। अब यहाँ पर क्या बोल रहे हैं, ऑडिट स्ट्रैटेजी has identified a risk over completeness of trade payables and accruals. The audit team will utilize automated tools and techniques for audit software, सही है। अभी वो ऑडिट सॉफ्टवेयर इस्तेमाल करें ये हमारी इरेलीवेंट है, क्योंकि हमें क्या बताना है, हमें बताना है सब्सटैंसिव प्रोसीजर जो होंगे हम अप्लाई करेंगे ऑन दिस पर्टिकुलर डोमेन। तो भाई देखो सब्सटैंसिव प्रोसीजर अपने जब चेक करना है, अब होगा क्या यहाँ पर कि ए एंड के ऊपर ऐसी चीजें जिनके इनवॉइसेस नहीं आई है, मटेरियल आ गया है, उनको आप रिकॉर्ड करे होंगे, ठीक है। तब क्या करोगे, सबसे पहले आप चेक करोगे कि ट्रेड रिसीवेबल्स जो लिस्ट है, ट्रेड रिसीवेबल जो है आपके, वो आपकी लिस्ट ऑफ रूल्स के अगेंस्ट या तो प्रायर ईयर एंड पे आ रहे हैं या फिर ईयर एंड के बाद आ रहे हैं, क्या आ रहा है उसमें इन्वेस्टिगेट कर लोगे आप देखोगे कि कंपेयर ट्रेड पेबल्स एंड लिस्ट ऑफ अप्रूवल्स अगेंस्ट प्रायर ईयर एंड एंड इन्वेस्टिगेट एनी सिग्निफिकेंट डिफरेंसेस, कि ईयर एंड से पहले अगर वो रिकॉर्ड कर लेता है, ईयर एंड के बाद बड़ा डिफरेंस आना चाहिए उसको, तो इन्वेस्टिगेट, ऑब्टेन या कंपेयर द लिस्ट ऑफ अकाउंट्स पेबल and accrued expenses recorded pre-year end and compare with post-year end balances to identify any significant change, ठीक है जी। सिग्निफिकेंट चेंजेस आप आइडेंटिफाई कर लेंगे कि भाई हमारे पास जो है क्या एयर प्री एयर एंड और पोस्ट एयर एंड को डिफरेंस आ रहा है। उसके अलावा क्या करोगे आप, एक सप्लायर की एक स्टेटमेंट उठा लोगे, एक बैंक क्रेडिट हो गया, अकाउंट क्रेडिट हो गया, आप एक सैंपल उठाओगे जो कि पोस्ट एयर एंड पेमेंट्स का हो, साल के बाद पेमेंट कर रहे हो आप, ठीक है। अगर वो करंट ईयर एंड से रिलेट करता है, तो आप देखोगे कि इंडिविजुअल सप्लायर के अकाउंट में क्या उसको हमने रिकग्नाइज किया हुआ है या नहीं किया करेक्ट पीरियड के अंदर। कट ऑफ बेसिकली या कंप्लीटनेस आपकी रिकॉर्डिंग की यहाँ पे आ रही होगी। क्या करेंगे, देखो अगर आपने कोई पेमेंट करी है किसी बंदे को, तो बैंक लेजर में आया होगा, बैंक स्टेटमेंट में आ गया होगा, और पेमेंट आपने ईयर एंड के बाद की होगी, लेकिन एक्सपेंस जो है वो रिलेट करता है इस साल के ऊपर, ठीक है। तो आप देखो कि क्या वो लिस्ट ऑफ इंडिविजुअल सप्लायर्स अक्रूवल लिस्टिंग के अंदर मौजूद है या नहीं है, और करेक्ट पीरियड के हिसाब से मौजूद है या नहीं है। देखो पोस्ट एयर पेमेंट्स, आप एक सैंपल उठाएंगे, सैंपल ऑफ पोस्ट ईयर एंड पेमेंट्स फ्रॉम द बैंक लेजर एंड ट्रेस बैक टू द इंडिविजुअल सप्लायर फ्रॉम ट्रेड टेबल एंड अप्रूवल and ensure the payment is recorded in the correct period, ठीक है जी। आपने करेक्ट पीरियड बता दी, फिर आप क्या करोगे, आप बोलोगे सप्लायर को कि सप्लायर साहब आप एक कंफर्मेशन भेज दें मुझे। आप सप्लायर से स्टेटमेंट मांगोगे और उसको रिकनसाइल कर लोगे। आप सप्लायर से कंफर्मेशन भी मांग सकते हो कि भाई इतने का माल आपने भेजा है, क्या इतना क्रूड है नहीं, थर्ड पार्टी कंफर्मेशन भी, उससे आपका कंप्लीटनेस रिकॉर्ड हो सकता है। पहले हम स्टेटमेंट लेते हैं, फिर हम कंफर्मेशन भी भेज देंगे। ऑब्टेन करो सप्लायर स्टेटमेंट, ठीक है, और रिकनसाइल कर लो उसको लिस्ट ऑफ इंडिविजुअल सप्लायर से, और इन्वेस्टिगेट करो कि कोई डिफरेंसेस आ रहे हैं, एंड रिकनसाइल विद लिस्ट ऑफ इंडिविजुअल सप्लायर टू आइडेंटिफाई एनी सिग्निफिकेंट डिफरेंसेस, ठीक है जी। अब ये बोल रहा है कि भाई हमारे पास जो है बहुत सारे कोई बड़े डिफरेंस आ रहे हैं, कोई डिफरेंस आ रहा है तो भाई सिग्निफिकेंट डिफरेंस आ रहा है, तो आप वो आइडेंटिफाई हो जाएगा।
एंड इन्वेस्टिगेट कर लो उसका, एंड इन्वेस्टिगेट द डिफरेंसेस। ठीक है जी। और क्या बोल रहे हैं, अब आप भेजेंगे क्या, एक सैंपल उठाएंगे ट्रेड पेबल्स का और उसको कंफर्मेशन भेज देंगे, ताकि हम क्या कर सके, चेक कर सके कि भाई बंदे ने जो है सारे अमाउंट जो है वो सही रिकॉर्ड किए हुए हैं या नहीं किए हुए। और अगर वो जवाब नहीं देता है तो अदर ऑल्टरनेट ऑडिट प्रोसीजर्स अप्लाई कर देंगे। सेलेक्ट अ सैंपल ऑफ सप्लायर स्टेटमेंट ऑफ सप्लायर्स, या इंडिविजुअल सप्लायर दे सकते हैं आप लोग। ठीक है, या पेबल भी दे सकते हैं इसके अंदर। ऑफ ट्रेड पेबल बेहतर है, ट्रेड पेबल, एंड send a confirmation letter to check all goods received, goods sent by him, sent are recorded here. ठीक है, if no response is presented, then follow up with the supplier or perform alternate audit procedures। जो कि हमारे बैलेंसेस वगैरह पोस्ट एंड ट्रांजेक्शन वगैरह हो सकती हैं, तो हम उसके देख सकते हैं कि क्या चीजें हैं। फिर आप क्या कर सकते हो, रिकैलकुलेट कर सकते हो थ्रू सॉफ्टवेयर। Software, the goods received and the accrual balances। क्या करेंगे आप देखेंगे भाई कि आपने अक्रूवल जो गुड्स रिसीव जो है, जो इनवॉइस नहीं हुए हैं वो बैलेंस होते हैं नहीं होते। ठीक है, दी थ्रू दी सॉफ्टवेयर द गुड्स रिसीव बट नॉट इनवॉइस्ड, बट नॉट इनवॉइस्ड एंड द अक्रूवल बैलेंसेस आर कंप्लीट, आर इक्वल, दैट मीन्स रिप्रेजेंटिंग कंप्लीट। ठीक है जी। तो यहाँ पर ये 5 पॉइंटर्स मोर देन इनफ है 5 मार्क्स के लिए आपके लिए। आगे बढ़ते हैं। अब क्या बोलते हैं, डिस्कस करो एनी इशू। डिस्कस क्या करना है, एनी इशू दैट इम्पैक्ट द ऑडिट रिपोर्ट्स इफ एनी शुड दिस रिमेन अनरिजॉल्व। अगर कोई आपका ऐसा इशू है जो कि अनरिजॉल्व रहा तो भाई हमें जो है कौन सी चीजें रिपोर्ट के, ऑडिट रिपोर्ट पे क्या इफेक्ट आएगा। ऑडिट रिपोर्ट आ गया बस यहाँ। तो इशू देखते हैं पहले कि भाई 28 अगस्त 2005 को ऑडिट हुआ आर्टिक कंपनी का कंप्लीट। द ऑडिट रिपोर्ट इज ड्यू टू बी साइंड एंड द फॉलोइंग मैटर्स आर अटेंशन। भाई अटेंशन ये है कि कस्टमर जो आर्टिक कंपनी के रिसीवेबल बैलेंस है 692,000 का at 31st May, notified Arctic that it has experienced significant cash flow difficulties and would be unable to make the payments for the foreseeable future। मतलब बेड रेट हो गई है हमारे पास, बेड रेट हो गई है। क्या इसकी कंडीशन पहले से मौजूद थी, हमारे एरेंट क्या है, हमारे एरेंट 31st में। तो भाई एकदम से जो है इसके लिक्विडिटी इश्यूज तो नहीं आगे होंगे, पहले से कुछ ना कुछ कंडीशन होगी हमारे पास अलाउंस बेड रेट रिकॉर्ड हुई होगी। तो पहले आपने आइडेंटिफाई करना है कि क्या ये एडजस्टिंग इवेंट है, नॉन एडजस्टिंग इवेंट है। ठीक है, अब एडजस्टिंग इवेंट है नॉन एडजस्टिंग इवेंट है आपको पहले डिस्कस करना है। सही, कि अगर वो पैसे नहीं दे पा रहा है तो इसकी रिकवरेबिलिटी के कोई आपने जो फर्दर एविडेंस आपके पास नहीं है। ठीक है, तो ये कैश फ्लो डिफिकल्टी जो है कुछ पहले महीने से चल रही होगी, तो ये हमारे पास एक एडजस्टिंग इवेंट होगा। तो डायरेक्टर क्या करना चाहिए, अमेंड करना चाहिए हमारे रिसीवर्स को बाय राइटिंग इट ऑफ। तो पहले मसले को डिस्कस करो, उसके बाद उस इवेंट को जो है आगे आप डिस्कस बता दो। अब आगे क्या बोल रहे हैं, the finance director of Arctic believes that the IS company is a long-standing customer and has been trading for many years. The outstanding amount will be received in the future due course and has therefore not adjusted the receivable balance in the fine set। तो भाई आपकी गलत फहमी है,
अगर उसने बोल दिया पैसा नहीं है, वो नहीं दे पाएगा, तो फिर आपका जो IAS 10 बोलता है कि एडजस्टिंग इवेंट है, और वो आपके जो सब्सिक्वेंट इवेंट्स का जो आप क्राइटेरिया है उस हिसाब से आपको अमेंड करनी चाहिए फाइनेंशियल स्टेटमेंट। बाद में पे कर देगा तो आप बाद में रिकॉर्ड करेगा, अभी आपके पास एक एक्सपेंस है, उसको आपने फॉलो अप करना है। तो रिगार्डिंग द इन्फॉर्मेशन दैट इज प्रोवाइडेड, जो इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करी गई है हमें बाय दी IAS कंपनीज ऑफिशियल्स, हमें अमेंडमेंट करनी चाहिए। ठीक है। दी IAS कंपनीज, और किसे बताया हमें IAS कंपनी के, चलो, द कस्टमर, IAS कंपनी has notified Arctic company that, या इसको यहाँ से कॉपी पेस्ट मार दूं। अपनी मेहनत जारी क्यों करें जब कॉपी पेस्ट का ऑप्शन है तो। आपने मैंने मसला कॉपी किया। अब इसको पहले बताएं कि एडजस्टिंग इवेंट है, नॉन एडजस्टिंग इवेंट है। दी आइडेंटिफाइड या दी कम्युनिकेटेड इंफॉर्मेशन represents an event that has occurred after the reporting date। ऐसा ही है, but the nature of event indicate that this loss had a, or yeah, this irrecoverable situation had a condition before the year end। The customer wouldn't have gone bankrupt or gone insolvent in a day or two. They would have taken several months to be in this position। ये पोजीशन में आने में भाई एकदम नहीं आ सकता बंदा, आपको सिग्निफिकेंट टाइम लगता है। ठीक है। तो ये जो है अमाउंट अब अनलाइकली है कि आपको मिलेगा। तो दिस इंडिकेट्स दैट द अमाउंट is unlikely to be received back, and the event is an adjusting event according to IAS 10 and should be adjusted in the financial statement। आपने पहले पूरा सिनेरियो बता दिया कि भाई ये इसकी करेक्ट ट्रीटमेंट है, ये सिचुएशन है, ये मामला सामने आ रहे हैं। ठीक है। ये चीजें होनी चाहिए। तो अब करना क्या चाहिए, हमारे रिसीवेबल को कम कर देना चाहिए। ठीक है। रिसीवेबल को कम करना चाहिए, तो कैसे रिसीवेबल कम कैसे कर देंगे भाई। द फाइनेंस डायरेक्टर should report an irrecoverable debt and reduce the accounts receivable so that a true and fair picture should be presented in the financial statements।
if not amended, the accounts receivable will be overstated। ठीक है, आपने पॉसिबल इफेक्ट बता दिया इसका। अब देखो, आपको कुछ फाइनेंशियल डेटा दिया हुआ है, यहाँ पर उसने 692,000 दिया हुआ है। उससे शुरू में कुछ दिया हुआ था हमारे पास, 8.9 मिलियन आपका प्रॉफिट बिफोर इनकम टैक्स दिया हुआ है, और आपको 65.4 टोटल एसेट दिया हुआ है। एसेट दिए हुए हैं और आपके पास जो है अकाउंट्स रिसीवेबल, आपको जो प्रॉफिट है वो दोनों दिया हुआ है। तो क्या हम इस मैटर के अंदर मटीरियलिटी कैलकुलेट कर सकते हैं? अगर हम कैलकुलेट करेंगे तो हमारे पास एक आइडेंटिफिकेशन आ जाएगी कि भाई क्या ये अमाउंट जो है हमारा मटेरियल है। इसके हिसाब से हम ओपिनियन दे रहे हैं मटीरियल प्लस परवेजिव, तो मुश्किल लग रहा है कि एक एरिया में इसमें मसला है तो मटेरियल होगा। अब मटेरियल है या नहीं है, उस हिसाब से हमारी ऑडिट रिपोर्ट के अंदर हमारा ऑडिट ओपिनियन जो है मॉडिफाई क्वालिफाई हो सकता है। ठीक है, तो आपने पहले इसको देखना है। तो क्या करेंगे, पहले हम लोग जो है मटीरियलिटी कैलकुलेट कर लेंगे। ठीक है, मटीरियलिटी कैलकुलेट करने का मतलब क्या है कि इसको देखेंगे क्या ये अमाउंट जो है हमारे थ्रेशोल्ड्स के अंदर कुछ आ रहा है नहीं आ रहा है, मटीरियलिटी थ्रेशोल्ड को ब्रीच कर रहा है नहीं कर रहा है। अब आपके थ्रेशोल्ड क्या होते थे? थ्रेशोल्ड आपको याद होने चाहिए। थ्रेशोल्ड आपको याद नहीं हुए तो भाई एक मसला आएगा आपके पास कि आपकी फाइनेंशियल स्टेटमेंट जब आप असेस करोगे, वैल्यूएट करोगे, आपने ऑडिट ओपिनियन के अंदर एडजस्टमेंट जो है ना बता नहीं पाओ। जहां तक मेरी याददाश्त काम कर रही है, हम ये बोल सकते हैं कि भाई हमारा जो नेट एसेट था उसका 1% होना चाहिए मटीरियलिटी, और प्रॉफिट बिफोर आफ्टर टैक्स जो है हमारा उसका 5 to 10% होना चाहिए। अगर आप इसको हिसाब से देखते हैं, हम कैलकुलेटर निकालें, और कैलकुलेटर निकाल के हम जो है इसको चेक करते हैं कि क्या ये एक हमारे मटीरियलिटी को ब्रीच कर रहा है नहीं कर रहा है। अगर मैं बोलूँ 692, हमारा अमाउंट है 692,000, इसको अगर मैं डिवाइड करूँ बाय आर सिक्स 8.9 मिलियन, मतलब 89 लाख, तो ये बन जाता है अप्रोक्सीमेटली 7.77%। ठीक है, अब दूसरे क्राइटेरिया बेस करता है, मैं आपको ये बात बोल नहीं रहा हूँ कि आप बेंचमार्क सेट कर दो, अभी बोलो दोनों हिसाब से चेक कर लो उसको। दोनों हिसाब से चेक करेंगे अगर हम इसको, फिर हम देखते हैं भाई 692,000 को अगर हम डिवाइड करें बाय आर 65.4 मिलियन, 654,000,000,000, ठीक है, तो ये बन जाता है हमारे पास 1.05। तो अब 1.05 और 7.77, 1.05 देख लेते हैं, 1.05% बन रहा है ये नेट एसेट्स का, और 7.77 बन रहा है, परसेंट बन रहा है ये प्रॉफिट बिफोर टैक्स का। तो क्या ये मटेरियल है? बिल्कुल मटेरियल है। भाई अपना इस पे पॉइंट लिख दीजिए आप कि ये मटेरियल अमाउंट बन रहा है, जिसके तहत हम ये बोल सकते हैं कि भाई यहाँ पर हमें अपने ओपिनियन को क्या करना चाहिए, क्वालिफाई कर देना चाहिए। पहले आप मटीरियलिटी के पॉइंट लिख दें। क्या पॉइंट लिखेंगे? पॉइंट लिखेंगे द अमाउंट इफ नॉट एडजस्टेड represents a material represents a material presence in the financial statements और तीनों चीजों को मेंशन कर दें कि 692,000, अलग से पहले मेंशन कर दो कि 692,000 is material in both respects। It represents 7.77% of our profit before interest and tax, okay, and 1.05% of our नेट एसेट्स। तो भाई मटेरियल आपने बता दिया। अब मटेरियल को क्या करना चाहिए? भाई मटेरियल है
अभी नॉट वाले पे नहीं आता। द अमाउंट रिप्रेजेंट्स द मटेरियल प्रेजेंस इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। भाई आपने दोनों की मटेरियलिटी बता दी। इफ नॉट करेक्टेड, अब बताओ, इफ नॉट करेक्टेड द ऑडिट ओपिनियन should be qualified as it is a material event but not pervasive as its effect is only limited to a single component। ये बता दो भाई, सामने वाले को तसल्ली कराएं बिल्कुल अपना, कि बाद में आके कुछ बोल ना सके। ठीक है। और बेसिस बेसिस ओपिनियन के अंदर आप बता दें कि भाई हमने क्वालिफाइड ओपिनियन किया है जिसके अंदर हमारे पास एक ट्रेड रिसीवेबल का अमाउंट है जो कि एडजस्ट नहीं किया, जो कि मटेरियल है। एंड इन द बेसिस ऑफ क्वालिफाइड ओपिनियन, पैराग्राफ, the relevant balance of 692,000 should be referred, या relevant trade receivable should be referred as non-invested, and due to which a report has been qualified। ठीक है जी, इस वजह से आपकी रिपोर्ट क्वालिफाई की गई है। और जो है आपकी क्वालिफाइड ओपिनियन, बेस क्वालिफाइड बेसिस ओपिनियन आपने ले लिया है, आपने सारी चीज बता दी है। आपकी हेडिंग भी जो चेंज हो जाएगी इसके अंदर, बेसिस ऑफ क्वालिफाइड ओपिनियन के अंदर। तो ये आपके पास जो है एक कंप्लीट आंसर है, जिसके अंदर आपके पास जो है मॉडिफिकेशन, आपने मटेरियलिटी, आपने सारी चीजें इसके अंदर डिस्क्लोज कर दी है। इस आंसर से इंशाल्लाह आपको 4 से 5 मार्क्स आराम से मिल सकते हैं। ठीक है। यहाँ हमारे प्रीमॉक का जो ओवरव्यू था वो खत्म कर दिया गया। ठीक है, प्रीमॉक हमारा यहाँ पर खत्म हो जाता है। उम्मीद है लोगों को सबको समझ आई होगी चीजें। फॉर फर्दर evaluation, for further understanding, you can contact me. I will be happy to help you guys regarding the notes and any other communications you have। प्रीमॉक ये सॉल्व करने का मकसद सिर्फ ये है आप लोगों के साथ, कि आप लोगों को एक एग्जामिनर के आंसर का एक टेस्ट दिया जाए कि एग्जामिनर क्या चाहता है, किस तरह अपना आंसर लिखना है। अब आफ्टर यू वॉच द प्रीमॉक, अगर आपने प्रीमॉक सॉल्व कर लिया है, उसमें आपका आंसर आ गया, अगर आपके सिग्निफिकेंट डिफरेंसेस आ रहे हैं, तो रिकमेंडेशन मेरी एक ही होगी कि आपने प्रीमॉक सॉल्व करने में देख लिया, आपको समझ आ गई चीजें क्या हैं। अब आपको गलतियां जब आपके दिमाग में बैठ गई ना, एक दफा लिख लिया आपने, तो अब आपको एक आइडिया है कि क्या चीजें नहीं करनी है। तो एक चीज आपको रिकमेंड करूंगा मैं, अभी करें, कि आपने जब आंसर देख लिए हैं, लिखे लिखे किस तरह आते हैं, क्या रेलेवेंट पॉइंट हो सकते हैं, क्या चीजें डिफरेंसेस आ रही है। बहुत खराब मौका है ना आपका, तो आप वीडियो देखें, खत्म करें, उसके बाद जो है आप उस मॉक को 1-2 घंटे बाद वापस से पूरा अटेम्प्ट करें। इससे होगा ये कि आपकी जो गलतियां थी आपको आइडिया होगा कि लिखते हुए क्या, हाँ यार ये बताया था उन्होंने। ये पॉइंट्स आपके दिमाग में जो अभी सेपरेट करें 1-1.5 घंटे के लिए, एक दफा लिख लेंगे ना आप, लिख लेंगे, आपको याद हो जाएगा कि यार यहाँ पर इस तरीके से इस क्वेश्चन को डील करना था। तो ये करने की कोशिश करिएगा, ताकि आपके जो थॉट्स हैं वो के प्रोसेस होके पेपर में जब आए, या आपकी टाइपिंग पोजीशन में आए, तो आपको एक उसकी सिचुएशन दिमाग में छाप बैठ जाए कि यार ये चीज़ें इस तरह ही होनी थी, मैंने इस तरह कर दी थी, गलत था ये। तो आगे एग्जाम के अंदर ये चीज़ें हेल्प करती हैं। बाकी इफ़ यू हैव एनी अदर क्वेरीज, डू लेट मी नो, इंशाल्लाह क्लैरिफाई देम। तब तक एंजॉय लर्निंग। अल्लाह हाफ़िज़।